नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 5 फरवरी 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि विभिन्न समाचार पत्रों से लिया गया है। दोस्तों, यह दैनिक क्विज आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, दिया गया है कि सीजेआई पद उम्मीदवार के परीक्षण के लिए कॉलेजियम प्रणाली में कोई विशिष्ट मानदंड नहीं है, जिसके कारण भाई भतीजावाद और पक्षपात की व्यापक गुंजाइश होती है। दूसरा कथन है कि उच्चतम न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें कहा गया है कि परामर्श का वास्तव में अर्थ सहमति है। तीसरा कथन है कि उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है और कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए जाने के बाद ही सरकार की भूमिका आती है। अब इन तीनों कथनों पर आप लोग विचार कीजिए। आइए अब इससे संबंधित खबर देखते हैं जो इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गवर्नमेंट यानी उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की ओर से पिछले साल 13 दिसंबर को अनुशंसित नामों को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही शीर्ष अदालत को 5 नए न्यायाधीश मिल गए हैं। दोस्तों, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज मिश्रा को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए जाने की घोषणा की है। दोस्तों, फिलहाल शीर्ष अदालत में भारत के प्रधान न्यायाधीश सहित 27 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि सीजेआई सहित इसकी स्वीकृति संख्या 34 है, यानी अभी भी 2 आंकड़ा पूरा नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर बात यही आती है कि इसकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अगले सीजेआई के संदर्भ में निवर्तमान सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं। हालांकि वर्ष 1970 के दशक के अतिलंघन विवाद के बाद से व्यवहारिक रूप से इसके लिए वरिष्ठता के आधार का पालन किया गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के लिए नामों के चयन का प्रस्ताव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया जाता है। सीजेआई कॉलेजियम की बाकी सदस्यों के साथ साथ उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों से भी परामर्श करता है, जिससे न्यायाधीश पद के लिए अनुशंसित व्यक्ति संबंधित होता है और इस तरह से निर्धारित प्रक्रिया के तहत परामर्शदाताओं को लिखित रूप में अपनी राय दर्ज करनी होती है। और दोस्तों, फिर कॉलेजियम केंद्रीय कानून मंत्री को अपनी सिफारिश भेजता है, जिसके माध्यम से इसे राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। तो इस तरह से इस प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि सीजेआई पद हेतु उम्मीदवार के परीक्षण के लिए कॉलेजियम प्रणाली में कोई विशेष मानदंड नहीं है, जिसके कारण भाई भतीजावाद और पक्षपात की व्यापक गुंजाइश होती है। यही तो विरोध चल रहा है। तो दोस्तों, पहला कथन सही है। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें कहा गया कि परामर्श का वास्तव में अर्थ सहमति है। यह भी कथन एकदम सही है। उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सही है, अतः उत्तर डी होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे शीघ्र ही दुनिया का पहला विरासत विश्वविद्यालय नामित किया जाएगा, यानी हेरिटेज यूनिवर्सिटी घोषित किया जाएगा, और वो भी किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, यह कार्य यूनेस्को जल्द ही विश्व भारती को विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित करेगा। और दोस्तों, यह विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दोस्तों, इसमें उत्तर क्या होगा? सी होगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय। दोस्तों, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा
स्थापित किया गया था। दोस्तों यह आजादी के पहले एक कॉलेज था, लेकिन 1951 के बाद एक केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और दोस्तों इसके पहले कुलपति रविन्द्रनाथ टैगोर के पुत्र रथींद्रनाथ टैगोर थे और दूसरे कुलपति एक अन्य नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के दादा थे। और दोस्तों वर्तमान में इसके वाइस चांसलर विद्युत चक्रवर्ती हैं। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि यूनेस्को दुनिया में पहली बार एक जीवित विश्वविद्यालय को हेरिटेज टैग देने जा रहा है, जो कि आमतौर पर विरासत का टैग मृत स्मारक को ही दिया जाता है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। एंट्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। दूसरा है, यह इसरो द्वारा विकसित अंतरिक्ष उत्पादों, तकनीकी परामर्श सेवाओं और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रचार प्रसार और वाणिज्यिक दोहन के लिए इसरो की एक विपणन शाखा है। तीसरा है, इसे सितंबर 1992 में भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। तो दोस्तों इन तीनों कथनों पर विचार कीजिए, इससे संबंधित खबर देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं लगभग सभी समाचार पत्रों में खबर आई हुई है कि बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के पूर्व कार्यकारी निदेशक के.आर. श्रीधर मूर्ति के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को बंद करने का आदेश दिया और हाई कोर्ट का आदेश पिछले साल 30 सितंबर का है। तो दोस्तों यह देवास एंट्रिक्स डील है क्या? यह देवास एक मल्टीमीडिया कंपनी थी जिसका गठन 2004 में हुआ था। और दोस्तों यह कंपनी बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप थी और इसने 2005 में इसरो की कॉमर्शियल कंपनी एंट्रिक्स के साथ सैटेलाइट को लेकर एक डील की। दोस्तों इस डील के तहत देवास को एंट्रिक्स को सेवाएं देने के लिए बैंडविड्थ दिया गया था और एंट्रिक्स को 2 सैटेलाइट बनाना और उसे लॉन्च करना था। उसकी 90% सैटेलाइट ट्रांसपोर्टर क्षमता देवास को देना था। तो इस सौदे में 1000 करोड़ रुपए की लागत के 70 मेगाहर्ट्ज के एस बैंड स्पेक्ट्रम भी शामिल थे और इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा बलों और सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के ही होना था। तो इस सौदे पर सवाल उठने लगे, जिसकी वजह से 2011 में यूपीए सरकार ने इस डील को ही रद्द कर दिया। तो एंट्रिक्स ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का रुख लिया और आरोप लगाया कि इसरो के तत्कालीन चेयरमैन जी माधवन नायर समेत सीनियर अफसरों ने देवास को गैर कानूनी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया और इस तरह से एनसीएलटी ने देवास को बंद करने का आदेश दे दिया। इसके बाद सितंबर 2021 में मामला नेशनल कंपनी लॉ अपीलीट ट्रिब्यूनल पहुंचा और एनसीएलटी ने एनसीएलटी के फैसले को बरकरार रखा और बाद में एंट्रिक्स इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने भी एनसीएलटी के फैसले को बरकरार रखा और इस डील को धोखाधड़ी बताया। तो इस तरह से यह घटनाक्रम 2005 से चल रहा है। तो दोस्तों इससे संबंधित इन कथनों पर आप लोग देख सकते हैं कि यह इसके तीनों कथन सत्य हैं, अतः उत्तर डी सही होगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राजकीय पक्षी है? तो इसमें यह बहुत ही क्लियर है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। दोस्तों इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक समिति ने सिफारिश की है कि लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की रक्षा के लिए राजस्थान और गुजरात के थार और कच्छ के रेगिस्तान में प्रस्तावित बिजली लाइनों की लगभग 800 किलोमीटर या लगभग 10% लंबाई को फिर से रूट किया जाना चाहिए या भूमिगत किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यह जो है आदेश 2021 में ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन इस पर ठीक से कार्रवाई नहीं की जा रही है और दोस्तों यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की लगातार संख्या घटती जा रही है। दोस्तों वह इन सब से टकरा करके इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यह आगे एकाएक नहीं देख पाते हैं और इनका शरीर भी भारी होता है, जिसकी वजह से अपने आप को यह बचा नहीं पा रहे हैं और यह खतरे की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी माना जाता है। यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है जो चारागाह पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों इसकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। हालांकि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी यह प्रजाति कम संख्या में ही
पाई जाती है। तो विद्युत लाइनों से टकराव, इलेक्ट्रोक्यूशन, शिकार, आवास का नुकसान और व्यापक कृषि विस्तार आदि के परिणाम स्वरूप यह पक्षी खतरे में है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक समिति की सिफारिश की है। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। 2018 में आया हुआ है कि कभी कभी समाचारों में उल्लिखित पद टू स्टेट सॉल्यूशन किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है? चीन, इजराइल, इराक या यमन? तो दोस्तों इसमें उत्तर होगा इजराइल। तो इजराइल फिलिस्तीनी मुद्दे के संदर्भ में दो राज्य के समाधान का यानी टू स्टेट सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। यह जॉर्डन नदी के पश्चिम में इजराइल राज्य के साथ फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र राज्य की परिकल्पना करता है। और दोस्तों यूएनएससी संकल्प 1397 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से सहमत हुआ और दो राज्य समाधान पर सहमत होने वाला पहला यूएनएससी संकल्प यह बन गया। तो इस तरह से इसमें उत्तर क्या होगा? इजराइल होगा। अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे में। हम बात करेंगे आज मैग्नेटाइट की। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं जियोलॉजिस्ट एट जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो जादवपुर विश्वविद्यालय की टीम ने सड़क किनारे की धूल के आधार पर यानी रोड साइड डस्ट के आधार पर प्रदूषण का मानचित्र तैयार किया है। तो यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि जादवपुर विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिकों ने पाया है कि सड़क के किनारे की धूल को इकट्ठा करके और चुंबकीय क्षेत्र से परीक्षण करके किसी क्षेत्र में प्रदूषण का प्रारंभिक आभास हम प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से तकनीक विभिन्न चुंबकीय तत्वों की उपस्थिति का भी खुलासा करती है और उन्हें प्रदूषण के विशिष्ट स्रोतों पर वापस ट्रैक करके शोधकर्ता यह बता सकते हैं कि कौन से स्रोत अलग अलग जगहों पर यह पाए जाते थे। तो इस तरह से यहां पर देख सकते हैं कि 2016 में कोलकाता में 50 स्थानों में एक ब्रश और खुरचनी का प्रयोग करके सड़क के किनारे की धूल के नमूने एकत्र किए गए और उन सभी नमी को हटाने के लिए प्रयोगशाला में उन्हें सुखाया गया और एक चुंबकीय संवेदनशीलता मीटर का उपयोग करके उनका परीक्षण किया गया। तो दोस्तों इसमें चुंबकीय संवेदनशीलता क्या होती है? तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र को लागू करने पर सामग्री किस हद तक चुंबकित हो जाती है या उसकी चुंबकीय संवेदनशीलता होती है। और दोस्तों इसमें प्रयोग में यही किया गया कि प्रत्येक नमूने में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत कणों के आकार का भी अध्ययन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप यह जनवरी 2023 संस्करण में प्रकाशित भी हुआ था। और दोस्तों कलकत्ता में सड़क के किनारे की धूल में चुंबकीय प्रदूषकों के प्रभुत्व का खुलासा हुआ और इस तरह से संयुक्त अध्ययन ने संकेत दिया है कि प्रदूषकों की आवृत्ति भारी वाहनों के यातायात और अन्य प्रदूषणकारी स्रोतों वाले क्षेत्र में अधिक थी। हालांकि उच्च प्रदूषण वाले कुछ क्षेत्रों में खुले स्थान थे जो चुंबकीय प्रदूषकों के फैलाव को संकेत देते हैं। तो दोस्तों उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो मैग्नेटाइट एक लौ एस की मात्रा दी गई सड़क पर यातायात की समानुपाती थी और यह तब उत्पन्न होता है जब वाहन के इंजनों में जीवाश्म ईंधन का दहन किया जाता है। और दोस्तों माइक्रोस्कोप का उपयोग करके वे कणों की सतहों को खुरदरी और पिघली हुई के रूप में वर्गीकृत करने में सक्षम थे। और दोस्तों कणीय लौह समृद्ध कणों का उन वाहनों द्वारा उत्सर्जित माना जाता है जिनके वाहन के पुर्जे खराब हो चुके हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अध्ययन कोलकाता के निकट जमीनी प्रदूषण के एक मोटे लेकिन सांकेतिक मानचित्र को एक साथ जोड़ता है। तो यह काफी अच्छी यह कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों की यह एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं अध्ययन है। इस पर विचार किया जा सकता है। अब दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।